हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया के कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल की थी, लेकिन गवर्नर जनरल की पावर्स थी लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड। मतलब ये जितना पावरफुल दिख रहा है उतना है नहीं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी भी एक्ट को पास करने के लिए उसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स की सहमति लेनी होती थी, क्योंकि एक्ट पास किया जाता था गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के मेजॉरिटी डिसीजन के बेसिस पर। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि डिसीजन लेती थी काउंसिल, लेकिन उस डिसीजन की अकाउंटेबिलिटी होती थी, जवाबदेही होती थी गवर्नर जनरल की। तो ये एक ड्रॉबैक था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, पर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने जो दूसरी मुसीबत खड़ी करती थी वो ये कि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया था। लेकिन किन विषयों पर वो गवर्नर इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे और किन विषयों पर उन्हें गवर्नर जनरल पर डिपेंड होना होगा या उसकी परमिशन लेनी होगी, इसका कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं थी। इसका एक्चुअली बहुत बुरा असर पड़ रहा था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर। कभी कभी परमिशन लेनी है या नहीं लेनी है वाले मामले इतने उलझे हुए होते थे कि अच्छे अच्छे लोगों के सर में दर्द हो जाए। और इसके अलावा एक और दिक्कत थी, सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने ये सोचा कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल एंड काउंसिल मिलजुल कर काम करेंगे, लेकिन असल में ये एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट थे। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच भयंकर कॉन्फ्लिक्ट होते थे और इन मामलों को कौन सुलझाएगा इसका तो कोई पता ही नहीं होता था कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल एक्ट पास करता था या बिल पास करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको रजिस्टर करने से मना कर देता था। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स देखे गए थे उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एलिजा इम्फे के बीच। कॉन्फ्लिक्ट्स की भनक लंदन में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तक भी पहुंच चुकी थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की कमियों को दूर करने के लिए एक के बाद एक दो एक्ट्स बनाए गए। पहला एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पहले बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की। हुआ क्या कि 1777 तक सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। गवर्नर जनरल ने इस बात की शिकायत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से की और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा कि इस सिचुएशन में तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी काम करना मुश्किल है। इस कंप्लेन को एड्रेस करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था टचेट कमेटी। टचेट कमेटी की रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस पर ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की पावर्स को क्लियरली डिफाइन और डिवाइड करना। सबसे इम्पॉर्टेंट फैसला ये किया गया कि रेवेन्यू से जुड़े हुए सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये सारे मामले गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ही हैंडल करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि इस बात का ख्याल रखो कि जो इंडियन नेटिव्स हैं उनके अपने लॉज हैं, उनके अपने कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनसे छेड़छाड़ मत करो। मतलब मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम लॉज को मान्यता मिले और हिंदू लोगों के लिए हिंदू लॉज को मान्यता मिले। इस एक्ट को अगर मोटे तौर पर समझा जाए तो इसने मेनली गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को फेवर किया और इस एक्ट ने गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट से सुपीरियर एस्टेब्लिश कर दिया। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की दूसरी कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। If you like this video, hit on the like button, share and subscribe to my channel Creative Plans, and also click on the bell icon to get all the post notifications. Thank you so much.